साथियों नमस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे, इसके लिए देश की जनता को बहुत दुख है और हमें भी इसकी दुख है और हम आशा करते हैं कि इस बार उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति की दुनिया में नहीं रहता है तो उनकी सिर्फ अच्छाइयाँ ही सामने आती है, बुराइयों पर पर्दा डाल दिया जाता है। अब ऐसे स्थिति में जबकि आज हमारे भारत की जो बिकाऊ मीडिया है, जो विदेशी पैसों से चलने वाले मीडिया है, वो आपको कहीं भी सच नहीं बताएगा। भारत की मीडिया अभी देखे तो पूरे मनमोहन सिंह को बहुत बड़ा मसीहा बता रहा है, बहुत बड़ा अर्थशास्त्री बता रहा है और उनके कारनामे के वजह से भारत ने 2008 में आर्थिक मंदी को झेल लिया। दुनिया भर के तारीफों की पुल बांध जा रहा है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है, जो आपको बिकाऊ मीडिया नहीं बताऊंगा। इसलिए आपको ये मैं बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए और यदि आपको ये वीडियो सही लगे तो इसको आगे ही बढ़ाइए और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। तो मनमोहन सिंह ने और नरसिम्हा राव ने, जो सबसे पहले मनमोहन सिंह 2091 में वित्त मंत्री बने और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू किया। उदारीकरण कहिए या दूसरे शब्द में सीधे सीधे कहें तो उसको उजाड़ीकरण भी कह सकते हैं। ये नीति अमेरिका के इशारे पर लागू किया गया, क्योंकि मनमोहन सिंह भी पहले भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय अमेरिका में ही रह चुके हैं, वहीं जाकर के अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है और उनको सब शिक्षा दीक्षा जो है कि अर्थशास्त्र की वहीं से मिला है। ये वो नीतियाँ थी जिसको भारत की जनता ने, नेहरू जी ने और इंदिरा गांधी ने बनाया था, सरकारी क्षेत्र को आगे बढ़ाया था। लेकिन ये नीतियाँ इंदिरा गांधी की नीतियों के बिल्कुल ही उल्टा था। इंदिरा गांधी जब तक रही, कभी भी अमेरिका की इस जो भारत के बाजार को खोलने की उसकी नीति हमेशा मांग कर रहा था। उसके चलते अमेरिका ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, कई हथकंडे अपनाए, लेकिन इंदिरा गांधी टस से मस नहीं हुई और अमेरिका की नीति के आगे कभी नहीं झुकी। लेकिन जैसे ही इंदिरा की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, उसके बाद सारे के सारे उसकी नीति बदल दिया गया। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उस सारे नीतियों को उखाड़ फेंका गया और नई नीति लागू की, जो पूंजीपतियों की फौज और बेरोजगारों की फौज पैदा करने वाला नीतियाँ लागू हुआ। ये वही अमेरिका की नीति थी जो पूरे भारत के बाजार को अमेरिका के लिए खोलना चाहता था। और ये वही ताकतें शामिल थी नरसिम्हा राव के समय में, जो बहुत सी ताकतें थी जो इंदिरा हत्या के जिम्मेदार है। वही ताकतें विदेशी ताकतें हैं जो कहीं न कहीं भारत में आर्थिक सुधार की भी समर्थक थी और उन्होंने ये लागू करवाया है। इसमें जो बहुत बड़ा अर्थशास्त्री बताया जा रहा है मनमोहन सिंह को, ये वास्तव में अर्थशास्त्री थे, लेकिन किसके लिए? बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए। आप उनकी नीतियाँ देखेंगे तो आपको पता लगा कि इंदिरा गांधी तक जितने बड़े बड़े उद्योग लगाए गए थे, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो HPCL हो, BPCL हो या कोल इंडिया हो, दुनिया भर के जो बड़े बड़े कल कारखाने लगाए गए थे, जिसपे ये था कि कोई भी उसको आगे बढ़ाने की बात होती थी। जब इंदिरा गांधी थी उस टाइम ये सरकार की नीति ये थी कि कोई भी विदेशी आदमी, कोई भी विदेशी कंपनी भारत में जो मुनाफा होगा उसका 40% से ज़्यादा हिस्सा विदेश लेके नहीं जा सकता। उनको भारत में ही निवेश करना पड़ेगा। इसका रिजल्ट क्या होता? भारत में कई कंपनियां खुलती। लेकिन उस नीति को पिनाजली दे दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि कोई भी कंपनी 100% अपना मुनाफा को बाहर लेके जा सकता है और कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया में आकर के अपना 100% पूंजी लगा सकता है और किसी भी भारतीय कंपनी को खरीद सकता है। और वही हुआ। उदारीकरण का मतलब ये हुआ कि जितने भी देश की जनता ने जो 50 साल ने कहे, जैसे कि 40 साल में जितने भी बड़े बड़े उद्योग लगे थे पूरे देश के अंदर में,
चाहे वो LIC हो, बैंक हो, कोल इंडिया हो, रेल विकास निगम हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक हो, एयर इंडिया हो, इंडियन एयरलाइंस हो, दुनिया भर के जो सरकारी कंपनियां थी उनको निजी क्षेत्र में उस नीति के तहत कौड़ी के भाव बड़े बड़े पूंजीपतियों को हवाले कर दिया गया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि कुछ प्रतिशत जो पूंजीपति थे उनकी बाढ़ आ गई और उन्होंने जैसे कि सरकार की इस नीति के परिणाम यह हुआ कि उदारीकरण की नीति की वजह से विदेशी कंपनियों के भारत में बाढ़ आ गया और उनकी नीति क्या रही कि कम से कम मजदूर को काम लगा करके अधिक से अधिक मुनाफा कैसे कमाया जाए। उनको यहाँ के पहले हमारे देश के अंदर में ये चिंता थी कि ऐसा उद्योग लगाया जाए, ऐसे काम किया जाए जिसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। मगर जैसे ही उदारीकरण की नीति लागू हुआ उस नीति को त्याग दिया गया और उद्योगपतियों को एक छूट दिया गया कि आप जब भी चाहो कंपनी बंद कर सकते हो, मजदूरों को निकाल सकते हो, उसको BRS दे सकते हो। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जिस कंपनियों में हजारों हजार मजदूर काम करते थे, अचानक वो कंपनियां बंद होना शुरू हो गया। उन कंपनियों के मजदूरों को छटनी कर दिया गया या जबरन उनको BRS दे दिया गया और जहां पर हजारों हजार मजदूर काम करते थे वहां मात्र कुछ सौ मजदूर ही काम करने लगे। बाकी काम करने के लिए कैजुअल लेबर को भर्ती किया गया और कैजुअल लेबर के भी ऐसी कि उनके कोई परमानेंट नहीं, जब मर्जी भर्ती करो, जब मर्जी उनको बाहर निकाल दो। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि एक तरफ तो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपति जैसे कि भारत में धन्नासेठ पैदा हो गए, तो दूसरी तरफ हमारे पूरे देश के अंदर में बेरोजगारों की फौज इकट्ठी हो गई है। भारत में एक साल में जैसे कि अरबपतियों की संख्या में पता कितनी वृद्धि हुई है? 42% की वृद्धि हुई है। 1999 में जहां पर भारत में कुल 70 अरबपति थे, 2024 में 185 अरबपति हो गए हैं, जो कि रिकॉर्ड में है। बाकी कितने ऐसे हैं जो जिन अरबपति हैं लेकिन वो उनको जो टैक्स नहीं भरते या दुनिया भर के उनके पास नहीं है तो अलग बात है। दुनिया में 10 साल में 121% अरबपतियों की संपत्ति वृद्धि हुई है। दुनिया भर में 121% संपत्ति अरबपतियों की वृद्धि हुई है। लेकिन भारत में क्या हुआ? 263% को इजाफा हुआ है पूंजीपतियों के संपत्ति में। वो कैसे हुआ? इस आर्थिक उदारीकरण की नीति के वजह से ही हुआ है, जिसको आज के गोदी मीडिया बहुत बड़ा अर्थशास्त्री बता रहे हैं। ये उन्हीं की बदौलत हुआ है, उसी नीति की बदौलत हुआ है कि सरकार ने देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को, अरबों रुपए की कंपनी को कौड़ी के भाव में बेच दिया है और वो खरीद लिए हैं और उसकी कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं। और मजे की बात तो यह है कि जब मनमोहन सिंह ने आर्थिक नीति लागू किया था, सबके सब विपक्षी पार्टियां, खास के भाजपा भी उनका पूरा जो विरोध किया था, लेकिन आज उसी नीति को भाजपा भी लागू कर रही है और उसी नीति के बल पर जो है पूरे देश में छटनी हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है और लोगों की, बेरोजगारों की फौज बढ़ रही है। ये आपको देखा दूं मैं, LIC के रिपोर्ट के अनुसार, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अभी तक 70% युवा बेरोजगार हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। बेरोजगारी की वृद्धि दर 8% है, 8% रह गया अभी की चर्चा में। तो इस तरह से जो ये जो उदारीकरण की नीति बनाया गया, इस नीति के जो दुष्परिणाम हुए हैं, नाम हुए हैं, इसका यही रिजल्ट हुआ है कि एक तरफ तो अरबपतियों की फौज तैयार हो गया है और दूसरी तरफ गरीबों को फौज तैयार हो गया है। सरकार यदि कहती है कि नहीं कोई बेरोजगार नहीं है तो उनको क्यों देना पड़ रहा है, 5 किलो अनाज देना फ्री में देना पड़ रहा है? वो किस लिए दे रहे हैं वो, यदि वो इस लायक नहीं है तो? अरे हमें देश की अर्थव्यवस्था ऐसी बनानी है कि ऐसी व्यवस्था हो कि लोगों को रोजगार मिले, अधिक से अधिक लोगों को काम मिले। लेकिन उन्होंने काम के घंटे तो कर दिया 12 घंटे। जो इंदिरा गांधी का भी ऐसा उनका प्लान था कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसके लिए उन्होंने 6 घंटे की ड्यूटी का भी बात किया था, लेकिन ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। मगर आज की सरकार है
मनमोहन सिंह की नीतियों के परिणाम ये है कि आज की जो सरकार है 12 घंटे की ड्यूटी को आजकल एक तरह से कंपलसरी हो गया। 12 घंटे से कम कहीं ड्यूटी ही नहीं है। आप ड्यूटी नहीं करोगे तो संभव है कि आपको कंपनी ना रखे, किसी और बहाने से आपको रखे ही ना। तो ये नीतियाँ जो है, जो आपको जो ये आर्थिक उदारीकरण की नीतियाँ हैं जो मनमोहन सिंह ने अपनाया था, इसको भाजपा सरकार आगे बढ़ा रही है। लेकिन वही नीति की वजह से देश में कंगाली की बाढ़ आया हुआ है, देश में बेरोजगारी की बाढ़ आया हुआ है। लेकिन आज भी सभी की सभी पार्टियां मनमोहन सिंह को बहुत बड़ा ईमानदार मसीहा बता रहे हैं। लेकिन उनके मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री थे 2008 से लेकर के 14 तक, उसमें ज़्यादातर मंत्री घोटालेबाज थे। लेकिन ठीक है, हो सकता है कि मनमोहन सिंह ईमानदार हो, मगर घोटालेबाज इनके मंत्रिमंडल में हैं, तो इनको कैसे कह सकते हैं कि जैसे कि इनको कुछ पता नहीं था। लेकिन उन्होंने तो बोला था कि हमें कुछ पता नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं देखा, मगर घोटालेबाज है। इसी का रिजल्ट था कि भारत की जनता ने जनता को कांग्रेस से मोह भंग हो गया और कांग्रेस को घोटालेबाज की वजह से ही, घोटालों की राजनीति की वजह से ही 2014 में उखाड़ फेंका गया और भाजपा की सरकार आई और भाजपा की सरकार भी वही नीति को लागू कर रही है। इसलिए ये जो भी कह रहा है कि मनमोहन सिंह बहुत बड़े मसीहा थे, उन्होंने जो बोल रहे थे कि आर्थिक मंदी का 2008 में कोई प्रभाव नहीं किया, है बिल्कुल गलत है। आर्थिक मंदी का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि उस टाइम हमारा RBI के पास पर्याप्त मात्रा में धन था और उनको स्ट्रांग था और उन्होंने 5 से 7 लाख करोड़ रुपए जो से कि मार्केट में उसी टाइम जो से कि आर्थिक मंदी से रोकने के लिए जारी किया। फिर हमारे देश के अंदर में बैंक व्यवस्था था, उस पर RBI का सख्त नियंत्रण था, निजी क्षेत्र के बैंक नहीं थे, तो इससे हमारे देश पर कोई असर नहीं पड़ा। दूसरा, हमारा जो व्यवस्था है कृषि प्रधान व्यवस्था था और हमारे जो निर्यात था मात्र पूरे GDP का मात्र 15% ही हम निर्यात कर रहे थे। तो इसलिए निर्यात का भी हमारे देश के ऊपर में कोई विपरीत असर नहीं पड़ा। ये इसलिए नहीं पड़ा कि ये जो नीतियाँ थी इंदिरा के टाइम की जो बनी नीतियाँ थी, सख्त नीतियाँ थी, इसके वजह से नहीं पड़ा। इसमें मनमोहन सिंह का कोई रोल नहीं है कि उन्होंने आर्थिक मंदी से बचा लिया। बिल्कुल गलत है, जो कह रहा है बिल्कुल गलत है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नेहरू जी और इंदिरा गांधी की जो सख्त नीतियाँ बनाई हुई थी, जिसे RBI ने कंट्रोल कर रखा था और देश की व्यवस्था निजीकरण नहीं था, इस वजह से हम अछूते रह गए। तो इसलिए आपको ये मीडिया कभी भी नहीं बताएगी, इसलिए जो हम बता दिया, बाकी सच्चाई क्या है वो आपको खुद समझ में आ गया होगा कि कितने बड़े वो अर्थशास्त्री थे, वो किसके लिए अर्थशास्त्री थे, भारत की आम जनता के लिए या बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। इसका निर्णय आपको खुद करना है और आप कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा, लिखिएगा। यदि वीडियो सही लगे तो आप जरूर आगे बढ़ाइएगा। जय हिंद।